क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले ऑलरेडी हम 1 से लेकर के 30 तक हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिटेल्ड थ्योरी हम दे चुके हैं ट्रायंगल पे आधारित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप अगर वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो बना बनाया क्वेश्चन है। इससे पहले यहाँ पे जहाँ पर 70 डिग्री है उसके जगह पर आपको मात्र 105 डिग्री दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल में एक एंगल है जो कि 70 डिग्री है। कितना डिग्री? 70 डिग्री। ये ए है, ये बी, सी, डी और ई। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है और यहां पर एक 70 डिग्री है। ठीक है। अब याद होगा आपको कि किसी त्रिभुज का अगर दो त्रिभुज है और उसका तीनों कोण आपस में बराबर है तो हम लोग क्या करते थे कि अपोजिट साइड के रेशियोज हमेशा आपस में बराबर कर देते थे। तो जैसे एग्जांपल के लिए एडी की लंबाई कितनी है? 12 है। एई की लंबाई 8 है। इसी तरीके से ईसी की लंबाई 14 है और बीडी की लंबाई पूछ रहा है तो चलिए x है। तो कैसे पता चलेगा तीनों एंगल इक्वल है? तो मैंने कहा कि जो वर्टेक्स ए है अगर इसका वैल्यू थीटा है तो आपके पास एक ट्रायंगल है ADE जिसमें दो एंगल 70 और थीटा है और एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ऑलरेडी B 70 है और A थीटा है। तो दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के दो दो कोण आपस में बराबर है तो निश्चित रूप से जो तीसरा कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। यहां तक तो थ्योरम हम लोग जानते ही हैं। अब आपको पता होगा कि छोटे वाले ट्रायंगल में फाई के अपोजिट कौन है? 8 है। छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसमें फाई एंगल के अपोजिट जो साइड है वो कितने हैं? 8 है। और बड़े वाले ट्रायंगल में जो वर्टेक्स सी है उस पे जो फाई है उसके ठीक अपोजिट कौन है? AB है। और AB की जो लेंथ है वो क्या है? 12 प्लस x है। सिमिलरली अब हम चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री के अपोजिट कौन है? 12 है। और बड़े वाले ट्रायंगल में 70 के अपोजिट कौन है? AC है। AC की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 8 प्लस 14 के इक्विवेलेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, तो ये हो गया 14 और 8 22, 22 गुने 2 44, यानी 44 इक्वल टू 36 प्लस 3x। तो 3x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 8। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 8/3। आपका आंसर नंबर 3 करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट मुझे नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 नंबर में कह रहा है कि 2 सर्कल्स आर हैविंग 9 and 12 सेंटीमीटर रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड? कॉमन कोड का मतलब क्या हुआ कि दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो कॉमन कोड का मतलब क्या हुआ? उभयनिष्ठ जीवा, इसकी लेंथ पूछ रहा है। एक की रेडियस 9 है तो इसकी रेडियस हो गई 9 और इसका जो रेडियस हुआ वो हुआ 12 और दोनों सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 15। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन हमसे पूछा कि फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो याद रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ कॉमन कोड होता है वो क्या होगा? 2RR अपॉन रूट अंडर R² प्लस R²। ये तभी लागू होगा जब दोनों कॉर्ड मिल करके 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। क्लियर यहां तक?
जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। वजह क्या है कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितने के स्क्वायर के बराबर? 15 के स्क्वायर के बराबर। तो जब कभी भी लेंथ ऑफ कॉमन कोड पूछेगा तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड की जो लेंथ हो गई वो ये है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो ये केवल उस केस में लागू होगा जब दोनों रेडियस और साथ ही साथ सेंटर के बीच की दूरी तीनों मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो 2RR अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो क्या हो गया 2 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन 15। क्लियर यहां तक? तो कैलकुलेट अगर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 हुआ तो 72 अपॉन 5 यानी कितना हो गया 14.4 14.4। तो आपका कौन सा आंसर होगा? 32 नंबर का आंसर 4। कोई दिक्कत? ये रूल जरूर याद रख लीजिएगा, ये काम देगा आपको हमेशा। ये तभी संभव है जब मैंने क्या कहा कि जब ट्रायंगल फॉर्म करेगा राइट एंगल, और कौन फॉर्म करेगा? तो ये जो एक रेडियस है और ये जो दूसरा रेडियस है दोनों मिलकर के सेंटर के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, टू सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट एक्स, टू कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल मीट एट पॉइंट पी एंड नन ऑफ द टेंजेंट पासेस थ्रू एक्स। यानी दो सर्कल है, एक सर्कल मान लीजिए ये है और दूसरा सर्कल मान लेता हूं ये है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्स पे टच करता है, यहां पे टच करता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यहां पे कह रहा है क्या कि टू कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल मीट एट द पॉइंट पी। ये जो कॉमन टेंजेंट है ये मान लेता हूं कि ये कॉमन टेंजेंट ऐसे पी पे जाकर के टच करता है, ठीक है। ये पी पे जाके टच करता है। दीज टेंजेंट टच द लार्जर सर्कल एट बी एंड सी। जो बड़े सर्कल को बी और सी पर क्या करता है? कट करता है। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 15, लार्जर सर्कल वाले का जो रेडियस है वो 15 है। सीपी की लंबाई, ये पूरे की पूरी लंबाई यहां से यहां तक 20 है, और आप भी जानते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा 20 होगा तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। एक पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरी बात आप जानते होंगे कि ये भी 15 होगा, ये इसका आर होगा, ये भी आर होगा, यहां पे जाकर के मरेगा। तो ये 90 डिग्री अगर है और ये 15 है, ये 20 है, तो निश्चित रूप से ये जो पूरी की पूरी लेंथ होगी ये कितनी होगी? 25 होगी, ठीक है ना। यानी क्या मैंने कहा कि ये जो फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन अगर 20 है और ये रेडियस 15 है तो ये पूरा का पूरा 25 होगा, नेचुरली 25 होगा, जिसमें ये 15 है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ये कितना होगा? तो आर होगा, ये भी कितना होगा? आर होगा। तो अब ये जो बचा यहां से अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे 90 डिग्री, तो ये जो लेंथ बच रहा है यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ बच रहा है, टोटल 25 में से 15 और आर लेस हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 25 में से 15 आर लेस होगा तो 10 माइनस आर बचेगा, ठीक है यहां तक। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेडियस की लंबाई, तो ये भी रेडियस है। ठीक से आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले हम प्रीवियस में प्रैक्टिस करा चुके हैं कि बड़े वाले का रेडियस और छोटे वाले के रेडियस का रेशियो 15 अपॉन आर इक्वल टू बड़े वाले का हाइपोटेन्यूस 25 है और छोटे वाले का हाइपोटेन्यूस केवल इतना 10 माइनस आर है। कैलकुलेट करेंगे तो 5 आर इक्वल टू 30 माइनस 3 आर, तो 2 आर इक्वल टू 8 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, ठीक है।
यानी 8r इक्वल टू 30, हेंस r इक्वल टू 30/8, तो कितना होगा 3.75। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या था कि इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये जो हमारे पास जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हमारे पास, इसका रेडियस और इसका रेडियस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑलवेज सेम होता है। किसके? पूरे हाइपोटेन्यूज, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक का। तो हम डायरेक्ट भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे कि इसकी रेडियस 15, उसकी रेडियस r यानी 15/r, और इसका हाइपोटेन्यूज 25, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, इतना लेंथ क्या होगा, माइनस होगा। तो जो बचेगा यहां से वो 10 - r डिवाइड कर देंगे, तो r की वैल्यू 3.75। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि यहां तक भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 34 के पास। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट x, ए कॉमन टेंजेंट टच देम एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट y एंड z। 2 सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को x पे टच करता है। तो ये तो सेम सवाल हो गया ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा कि 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे को x पे टच करता है, इस पॉइंट का नाम हो गया x, और कॉमन टेंजेंट है जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करता है। तो ये ऐसे टच कर रहा है, तो एक की वैल्यू y है और एक की वैल्यू z है, और ये x पॉइंट है। एक और कॉमन टेंजेंट है, इफ एनोदर टेंजेंट पासेस थ्रू x कट yz एट a, यानी x के थ्रू गुजरते हुए वो किस पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसे। क्लियर यहां तक? यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये कौन है, a है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देखिए ठीक से। क्वेश्चन कह रहा है कि xa की जो वैल्यू है वो है 16, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, 16। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ yz। तो सबसे सिंपल है, चूंकि यहां पर कुछ कहा नहीं इसीलिए डायरेक्टली हम सवाल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर दोनों सर्कल इक्वल होता तो यहां पर एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता और यहां पर भी एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता, तो ये भी 16 हो जाता, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। तो फाइनली 16 + 16 कितने के बराबर हो जाता, 32 के बराबर हो जाता। क्लियर यहां तक? तो आप डायरेक्ट, चूंकि यहां पर ये कह ही नहीं रहा है कि दोनों सर्कल का साइज छोटा है, तो कुछ भी होगा। अगर मान लेता हूं कि इधर का लेंथ कम भी होगा, इधर का लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, दोनों मिलाकर के कितने के बराबर हो जाएगा, 32 के इक्विवेलेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट A B C D E F and G H ऑन ए सर्कल। थोड़ा सा सावधानी से देखना होगा कि एक सर्कल है और इस सर्कल पे टोटल 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट हैं। तो 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट कौन सा हो गया, मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 पॉइंट हो गए टोटल। और इस 8 पॉइंट का नाम क्या है, तो A B C D E F G एंड H। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि F D और H का डिग्री बताइए। F D और H का डिग्री, यानी F ये है, D ये है और H ये है, इसका डिग्री बताइए। यानी इसका एंगल बताना है। तो कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना। आप भी जानते हो कि अगर ये सेंटर है तो ये दोनों
रेडियस आपस में इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं इसको यहां से इसको मिला दूं तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनने वाला है, जरा सोचो आप ही। ऑक्टागन बनेगा। और ऑक्टागन अगर बनता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 पार्ट में पूरा एंगल डिवाइड होगा। तो टोटल केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। और 8 पार्ट में डिवाइड होगा तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आप भी समझ गए होंगे। और 45 डिग्री का अगर एंगल हुआ तो फिर ये वाला पोर्शन 45 डिग्री होगा और ये वाला पोर्शन भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर यहां तक? तो टोटल कितने डिग्री बने? 45 और 45 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बना केंद्र पे वो 90 डिग्री का एंगल बना। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि केंद्र पे बना हुआ कोई भी अगर एंगल होगा तो उस एंगल का मान परिधि पर बने हुए एंगल के मान का दुगुना होगा। तो ये अगर 90 है तो ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? 45 डिग्री। क्लियर यहां तक? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पे भी वर्कआउट आप कर सकते हैं कि क्यू ओ आर 50 डिग्री है। क्यू ओ और आर 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये सर जो एंगल होगा अभी ठीक पिछले रूल के हिसाब से कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री। केंद्र पे बना हुआ कोण जस्ट पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए, जो भी होगा वो परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होगा। तो अगर वो 50 है तो ये कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये भी आप समझ गए होंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्विवेलेंट होगा। कारण क्या है? तो इक्विवेलेंट होने के पीछे का रीजन ये है कि दोनों रेडियस आपस में इक्वल है। ये और ये इक्वल होगा। तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 65 डिग्री। और यहां पर भी कितना बनेगा? 65 डिग्री। और आप भी जानते हैं कि अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो फिर यहां पे पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, जिसमें से वो 65 ऑलरेडी है। तो फिर ये कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री। और अगर ये 25 होगा तो नेचुरली ये 25 ऑलरेडी है ही। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया आर पी क्यू, तो हम क्या कहेंगे? 25 डिग्री आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है यहां तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 37 में ये एक ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये P और S कोई लाइन है। ये नहीं बता रहा है कि कौन सा लाइन है, बस कोई लाइन है। और ये Q है और ये R है। PQ इक्वल टू PS, ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट केस, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका जो एंगल होगा थीटा, इसका भी एंगल किसके इक्विवेलेंट होगा? थीटा के, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर है। पहला केस क्लियर। PS इक्वल टू SR, PS इक्वल टू SR, तो आप ये दोनों साइड भी आपस में बराबर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो होगा, ये अगर फाई होगा तो ये भी कितना होगा? फाई होगा। अब ये क्या हो गया? समझ में आ रहा होगा कहानी पूरा, कि ये वाला PQ PS के इक्विवेलेंट है और PS SR के इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों साइड इक्विवेलेंट है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये भी मैंने सिखाया है कि बराबर भुजा के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण आपस में बराबर होता है। और इधर ये दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट के एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और QPS 40 डिग्री गिवन है। QPS ये 40 डिग्री गिवन है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 40 डिग्री गिवन है तो फिर ये 70 डिग्री होगा और ये भी 70 डिग्री होगा। कारण क्योंकि 70 70 140 और 40 180।
और अगर ये 70 हुआ तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कि ये जो एंगल होगा ये 70 है तो 110 डिग्री होगा, और 110 डिग्री होगा तो फिर इस दोनों का जो जोड़ होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 70। तो नेचुरली ये 35 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्यू पी आर, तो क्यू पी और आर, तो 40 प्लस 35 तो 40 प्लस 35 यानी कुल कितने के बराबर हो जाएगा, 75 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विजुअल है। 38 में कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसे स्पेशली समझाया था सेंट्रॉइड वाले कंसेप्ट में, कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में सी सेंट्रॉइड है, पी क्यू आर सी सेंट्रॉइड है, पी क्यू की जो लेंथ है वो 30 गिवन है और क्यू आर की लेंथ 36 है, और पी आर की लेंथ, सॉरी ये जो है ये आपका पी आर है 50 और क्यू आर 36 है। तो जैसे ही हम मीडियन लगाएंगे तो यहां पर 18 होगा और यहां पर भी क्या होगा, 18 होगा, यानी 36 है, ये मीडियन हुआ। और D इज द मिड पॉइंट, कहे या ना कहे, चूंकि मीडियन है तो इक्वल होगा। तो इसकी लंबाई मैंने मान लिया x। आपको मैंने बताया है कि पहले तो केस ये हुआ कि इसकी आप लंबाई निकाल लें और फिर आप बात करें कि ये सर सेंट्रॉइड है C, तो CD की लंबाई क्या होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि जो PC है और CD है वो 2:1 का रेशियो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो केंद्रक होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। तो हम इजीली कह सकते हैं कि CD की जो लेंथ होगी वो PD के लेंथ का 1/3 होगा, यानी PD का जो कुल लेंथ है उसका 1/3 होगा। अब ये सवाल है कि PD क्या है, तो PD है मीडियन। PD क्या है, मीडियन है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कीजिए। अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कीजिए। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, तो एडजेसेंट साइड का जो स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर यदि मीडियन का स्क्वायर यानी PD का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QR यानी 18 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक, आई होप यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये कितना होगा, 2500 और 900 3400, 200 से भागा देंगे तो 1700 होगा। 1700 में से 324 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 1376 इक्वल टू PD स्क्वायर। तो PD की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, PD की लंबाई होगी √1376। तो 4 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 4 अगर हम बाहर निकालते हैं 16 128 9 तो 4√86 और आपको PD का ठीक यानी 4√86 अपॉन 3 अगर कर देते हैं तो वो लेंथ किसका निकल के आएगा, CD की लंबाई निकल के आ जाएगी।
आई होप कि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने अपोलोनियस थ्योरम सिखा चुका कि कैसे आप अपोलोनियस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यानी एडजेसेंट साइड का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी डी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ क्यू आर, या हम कह सकते हैं कोई भी आप एक लेंथ ले लीजिए उसका स्क्वायर। क्लियर यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टेक्स टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स से काटा गया और ऐसा काटा गया कि ऑक्टागन क्रिएट हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि जो ऑक्टागन क्रिएट हुआ वो कौन सा ऑक्टागन है। ये एक साइड, 2 साइड, सॉरी हेक्सागन 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड। इसका जो साइड होता है वो साइड पूरे वाले का 1/3 होता है। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो 3 है। अब अगर इसकी साइड 3 है तो नेचुरली ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब के सब 1 साइड होंगे। तो हेक्सागन का ऑल साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो नेचुरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा? 6 टाइम्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 100%। तो 6 तो √3/4 कैंसिल्ड आउट, ये कितना होगा? 2/3 हो जाएगा और 2/3 इंटू 100% इक्वल टू 66.66% होगा। क्लियर यहां तक? यानी टोटल एरिया का 2/3 यानी 66.66% होगा। इसको एक और मेथड से आप डिस्कस कर सकते थे कि मैंने एक सेंटर बना दिया और इसको क्या किया? मिला दिया। अब देखो इसमें कितना टोटल एरिया ट्रायंगल बने। तो ट्रायंगल बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो 9 वो ट्रायंगल है और इसमें से 6 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है परसेंटेज, तो हम कह सकते थे 2/3 इक्वल टू 66.66%। क्लियर यहां तक? आई होप कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 को देखते हैं। ये भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो देखिए आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल है जो कि हेक्सागन के अंदर में बना हुआ है। ठीक है, फिगर में ऊपर नीचे हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया? इसको मिला दिया। क्वेश्चन करे कि हेक्सागन की जो साइड है वो है 12, यानी ये सब के सब साइड क्या है? 12 है। ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि SQU का एरिया क्या होगा। SQU यानी ये S है, ये Q है और ये U है, इसका एरिया क्या होगा। तो निश्चित रूप से इसके भी जो साइड होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं सेंटर से मिला देता हूं। जैसे ही सेंटर से हमने मिलाया ये सब ट्रायंगल आपस में इक्वल एरिया
क्रिएट करेगा। यानी कहने का सेंस पूरे हेक्सागन का जो एरिया होगा उसमें ये एरिया भी 1 रेशियो होगा और ये एरिया भी उतना ही रेशियो होगा, ये भी उतना ही होगा, सब के सब एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एस क्यू और यू का जो एरिया है वो हाफ ऑफ हेक्सागन है। क्लियर यहां तक? हाफ ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन है। ओके, क्लियर यहां तक? तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन का मतलब क्या हो गया कि पूरे हेक्सागन का एरिया कितना, तो पूरे एरिया जो होंगे हेक्सागन का वो होगा 6 टाइम्स √3/4 इंटू साइड ऑफ हेक्सागन। तो फाइनली जो आंसर होगा वो 216√3 होगा। और हमें निकालनी है एस क्यू यू का एरिया। तो एस क्यू यू का जो एरिया होगा वो होगा 216√3 का हाफ। तो फाइनली आप क्या कहेंगे? 108√3। तो आंसर नंबर 3 होगा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। यहां पे सावधानी से देखते जाइएगा कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे BCXYZ इज अ रेगुलर पेंटागन। यानी यहां से इक्वल साइज का एक पेंटागन तैयार हुआ। तो 1 2 3 मान लो ये पेंटागन तैयार हुआ। ठीक है, एक पेंटागन ये है और उसके बाद ABE एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABE एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये पहले आप इतने पे समझिए कि ये E है, ये A है, यहां पर B है, ये D है, C है, Z है, Y है और X है। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, EBZ यानी इसका एंगल क्या होगा, यही आपको फाइंड करने हैं। ओके, यानी ये एंगल आपको पता करना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन के कंसेप्ट की ओर। यहां कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। कारण आप भी कह सकते हैं कि ये सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहां कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कारण समझ में आ गया होगा क्यों। और ये रेगुलर पेंटागन है तो इसका मतलब इसके जो एक वर्टेक्स होंगे वो 360/5 72 डिग्री होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा? 72 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं पेंटागन के पांचों भुजा आपस में इक्वल बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ये तो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? इंटीरियर एंगल होगा 108 डिग्री। ठीक है, यहां तक इंटीरियर एंगल हो गया 108। तो अब आपके पास में जो एंगल बच गया थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? आप इजीली कह सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस 9×6=15 258 डिग्री। तो फाइनली 102 डिग्री जो आएगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
बहुत इंटरेस्टिंग। 42 में एक बात ध्यान रखिए कि मैं यहीं पे समझा देता हूं कि ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये फिर बेस होगा, तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो एक जो सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है ना, वो इस पे हो रहा है फॉर्म, ये डायमीटर पे ऐसे जा रहा है, इसके लिए डायमीटर ये है, ठीक। और एक जो सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है वो इस साइड पे है, ध्यान से देखिएगा, इस पे, ओके। और एक जो सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है वो इस पे फॉर्म हो रहा है, इस पे। ऐसा फिगर कभी भी मिले कि एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पे भी सेमी सर्कल, परपेंडिकुलर पे भी सेमी सर्कल, बेस पर भी सेमी सर्कल, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, बहुत ही सुंदर ट्रिक्स है ये, इसको याद रखिएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो क्या होगा 1/2 इंटू 21 इंटू 28। तो बहुत ही जल्दी मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ जाएगा आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसीलिए इसको याद रखिएगा हमेशा इस ट्रिक को कि जब भी कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ हो और इस तरह का फिगर नजर आए, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ट्रायंगल कौन सा, ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 91 एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया इक्वल टू 2002। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि R1 प्लस R2 गिवन है 91 के, और डिफरेंस बिटवीन एरिया की मतलब वैल्यू क्या हुई, पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 2002। तो R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते, 2002 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, क्योंकि ये 22/7 है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 91 टाइम्स होगा। R1 प्लस R2 91 गिवन है, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 91 कैंसिल्ड आउट, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 7, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 91। जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो 49 आएगी, और R2 की जो वैल्यू आएगी वो भी आप समझ चुके हैं कि 42 आएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, तो लार्जर सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 49 होगा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका जीएम की वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए थे वही सवाल है। एक्स वाई की वैल्यू है 11, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 11 है, और एक्स जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाई जेड की वैल्यू गिवन नहीं है, जी सेंट्रोइड है, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन यहां पर तीसरा वैल्यू इसमें गिवन है नहीं, एक्स वाई, और सॉरी वाई जेड की वैल्यू गिवन है, वाई जेड, वाई जेड की वैल्यू गिवन है 7, तो ये कितना होगा 7/2, और ये भी कितना होगा 7/2। क्लियर यहां तक? अब अगर ये 7/2 हो गया और ये भी 7/2 हो गया, ये एक्स वाई है, तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है नहीं, सेंट्रोइड किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ये साइड आपका छूटा हुआ है और ये भी क्लियर नहीं बता रहा है कि दोनों के दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ए ट्रेपेजियम वन डायगोनल डिवाइड्स अदर एट 2:9।
and the larger length of the larger of the two parallel sides is 45, then find the other parallel sides। यदि दूसरे पैरेलल साइड्स की लंबाई पूछ रहा है तो ये तो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे कि 2:9 में 9 इज इक्वल टू 45, 5 टाइम्स है तो नेचुरली 2 इंटू 5 कितने टाइम्स के बराबर होगा? 10 टाइम्स के बराबर होगा। यानी 10 जो होगा वो क्या होगा? अदर पैरेलल साइड्स की लंबाई होगी। चलिए अभी यहीं तक छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें कि 46 से हम रेगुलर चर्चा करेंगे। और कंटिन्यू आप बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल समझते रहिए, वीडियो पॉज कर करके आप देखिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप पूरे सीक्वेंस सीरीज अगर ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करें, ज्योमेट्री को, तो आपको कहीं कोई समस्या आएगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।